हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ KVPY 2020 SBSX प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने जो पुराने साल के क्वेश्चन हैं वो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और पार्ट 2 का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स A, B, C measure the length of room using 25 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप ऑफ लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर का। मीटर स्केल ऑफ LC 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो हमें क्या बोला गया कि एक है स्टूडेंट A, वो क्या है, उसके पास क्या है 0.5 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट का 25 मीटर लंबा स्केल है। देन वी हैव स्टूडेंट B, इसके पास क्या है, इसके पास 0.1 सेंटीमीटर का एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर, करेक्ट। एंड देन वी हैव स्टूडेंट C, स्टूडेंट C के पास क्या है, इसके पास 0.05 सेंटीमीटर का कितना बड़ा स्केल है, फुट स्केल। फुट स्केल मतलब 1 फुट, 1 फुट मतलब कितना हो गया 30 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट का स्केल है। ठीक है, चलिए तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या सोचेंगे, अब हम बोलेंगे कि भाई अगर रिलेटिव एरर हमने निकालना है तो हम कहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट A का रिलेटिव एरर क्या होगा, जितना लीस्ट काउंट उसका है डिवाइडेड बाय जितना उसने मेजरमेंट किया, करेक्ट। स्केल के अंदर मेजरमेंट कितनी बार करेगा, एक ही बार करेगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.5 अपॉन, मैं इसको सेंटीमीटर में ही लिखूंगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी यूनिट सेंटीमीटर में है, लेकिन हम लोगों ने एक ही बार में इससे मेजर कर लिया 9.5, तो हम लोग यहाँ पे 25 की जगह पे क्या लिखेंगे 950 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा अपना 1 अपॉन 1900, करेक्ट। यहां की बात करें तो 0.1 अपॉन 100 विच कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 1000। यहां की बात करें तो 0.05 डिवाइडेड बाय 30 विच कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 60, करेक्ट, ये आएगा भाई। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर हम बोलेंगे सबसे कम रिलेटिव एरर किस केस का हो जाएगा, स्टूडेंट A का हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन A। Okay, the question is Meena applies the front brakes while riding on a bicycle along a flat road. The force that slows her bicycle is provided by the। अब जब हम बात करते हैं मीना की, तो मीना अपनी साइकिल पे चल रही है, तो हमने क्या करा, एक साइकिल बनाते हैं। ये साइकिल बना दिया हमने, ठीक है। अब मीना जो है इस पे चल रही है, उसने इसको पकड़ लिया हाथ। अब सोचो अगर वो इस पे चल रही है तो क्या मैं कहूंगा कि अगर वो ब्रेक अप्लाइज द फ्रंट ब्रेक, उसने फ्रंट ब्रेक मारे तो साइकिल क्या होगा, साइकिल के टायर और ब्रेक्स के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन वो रुक क्यों रही है। द फोर्स दैट शोज द स्लो हर बाइसिकल इज प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, जो कि कौन लगा रहा है, वह रोड लगा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा फोर्स बाय रोड इज स्लोइंग हर बाइसिकल। ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सही एंड डी ऑप्शन गलत। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। A proton and an antiproton comes close to each other in vacuum such that the distance between them is 10 centimeter. Consider the potential energy at zero at infinity, the velocity at the distances. अब एक प्रोटॉन है, एक एंटी प्रोटॉन है, यानी कि क्या है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज उतना ही दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे के पास है। कितना पास है भाई, इसके ऊपर प्लस ई चार्ज और इसके ऊपर माइनस ई चार्ज। इसका भी मास m, इसका भी मास m, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर एज गिवन। ठीक है, हमें बोला जाता है कि ये इंफिनिटी पे थे पहले, अब कितनी होगी, तो क्या मैं कहूंगा जब इंफिनिटी पे थे तो जीरो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये 10 सेंटीमीटर पे आ गए तो होगी k इंटू ई इंटू माइनस ऑफ ई अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। करेक्ट और नॉट, और ये आंसर नेगेटिव में आएगा। तो क्या मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी है वो इनिशियली यानी इंफिनिटी पे बराबर होगी जो टोटल एनर्जी 10 सेंटीमीटर पे है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सारी की सारी फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं वो कैसी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 10 सेंटीमीटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 10 सेंटीमीटर। अरे भाई ये तो जीरो है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, लेकिन दोनों के लिए होगी ना, तो इंटू 2 प्लस के इंटू, ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे,
इंटू ई स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट दिस वैल्यू एज 1.17 मीटर पर सेकेंड एज द फाइनल आंसर। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ पॉइंट पार्टिकल, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसको हमने क्या किया, इस acted upon by a restoring force of minus of kx cube. The time period of oscillation is t when the amplitude is a. The time period of an amplitude 2a will be. ठीक है भाई, तो क्या हमें पता है यहाँ पे कि जो u है वो है given minus of k times x cube। अच्छा ये फोर्स है, सॉरी ये फोर्स है, और मुझे पता है कि फोर्स को मैं लिख सकता हूँ minus of du by dx is equal to minus of kx cube, which can be further written as kx की पावर 4 upon 4। क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये तो क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी? बिल्कुल होगी। कितनी होगी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, या फिर यूं कह दूं हाफ ऑफ एम इंटू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मैं कहूंगा कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसकी टोटल एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, so can I write down this as half of m into dx upon dt का whole square plus k x की पावर 4 upon 4? yes or no? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं at v is equal to dx by dt is equal to 0, x is equal to the net amplitude। करेक्ट। और जैसे ही मैं इसको 0 करूं, क्या मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है e इंटू 4 अपॉन के की पावर 1/4 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। बताइए भाई, अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे कि इस वाले एक्सप्रेशन को, आई एम अगेन टेकिंग बैक दिस एक्सप्रेशन, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा भाई, e माइनस ऑफ के एक्स की पावर 4/4, ठीक है ना, इंटू 2/m का अंडर रूट इज इक्वल टू dx बाई dt। यानी फाइनली कैन आई राइट डाउन दैट dt इज इक्वल टू प्लस माइनस dx इंटू अंडर रूट ऑफ m बाई 2 इंटू 1 अपॉन e माइनस के एक्स की पावर 4 बाई a। बताओ भाई, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और कहूं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या यहां पे जो आएगा वो आएगा कैपिटल टी। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैपिटल टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए निकल के आता है, यानी एम्पलीट्यूड के निकल के आता है। आप यहां से इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं वैल्यूज को यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ या इस रिलेशन तक पहुंचे, हमें समझ में आ गया कि भाई आंसर से बहुत दूर नहीं है हम। तो हमें अगर ये रिलेशन मिल गया कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो क्या मैं कह सकता हूं a2 अपॉन a1। और शुरुआत में टाइम पीरियड है t और बाद में t2 हमें निकालना है, और शुरुआत में एम्पलीट्यूड है a और बाद में है 2a। सो कैन आई से कि 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2a की वैल्यू हो जाएगी t/2, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, a गलत हो जाएगा, c गलत हो जाएगा, b सही हो जाएगा एंड d गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन b। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The output voltage taken across the resistance of a LCR series resonance circuit falls to half its peak value at a frequency of 200 Hz and again reaches the same value at 800 Hz. The bandwidth of this circuit is, अब bandwidth पूछ रहा है। bandwidth क्या होती है हमारे लिए? bandwidth होती है R/L, करेक्ट। हमसे क्या बोला गया? आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंट सर्किट फॉल्स टू हाफ इट्स पीक वैल्यू। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई जब भी मैं रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहा हूं तो V आउटपुट होगा मेरे पास V0 अपॉन Z की वैल्यू क्या होती है इन स्टैंडर्ड टर्म्स की बात करूं तो R² प्लस XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब ये है मेरे पास आउटपुट, ये वैल्यू कितनी आई थी V0/2। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज V0/2 इज इक्वल टू V0 अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC माइनस ऑफ XL का होल स्क्वायर। करेक्ट। इसी को अगर ढंग से लिखूं तो मैं लिखूंगा 4 इज इक्वल टू R² प्लस XC माइनस ऑफ XL का होल स्क्वायर। देखिए भाई, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये R यहाँ पे और आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। अब XC और XL क्या है बेसिकली?
XC और XL है ओमेगा एल माइनस 1/ωc, करेक्ट। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे 3r² इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। दो तरफ रूट ले लें अगर हम तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3r इंटू ओमेगा सी। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो वी गेट ओमेगा स्क्वायर LC माइनस प्लस √3RC into omega minus of 1 is equal to 0. So can I write down the roots over here? Roots कैसे निकालेंगे भाई? Roots हो जाएंगे minus of p, quadratic simple. So plus minus under root 3RC plus minus क्या लिखेंगे यहाँ पे b square minus 4ac. b square कितना है? b square है 3r² c² minus of 4ac, यानी प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ 4lc डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स LC। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दो रूट आएंगे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो व्हाट आई गेट, आई वुड गेट दिस एज √3r/l, करेक्ट। अब अगर आपको ये आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू है किसके बराबर, ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसीज, राइट। सो 800 माइनस 200 और ये है फ्रीक्वेंसीज, तो मुझे क्या निकालना है ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, सो क्या मैं लिख सकता हूं r/l इज इक्वल टू 600 अपॉन √3 इंटू 2 पाई। बताएं, और ये क्या है बेसिकली, ये है 2 पाई इंटू, हमें निकालना क्या था, बैंडविड्थ निकालनी थी हमें, ठीक है ना। तो ये क्या है 2 पाई इंटू डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा क्या होगा जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं 2 पाई r/l इज इक्वल टू 200 √3, और यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बैंड विड्थ के बराबर। ठीक है भाई, ये किस में आएगी, ये हर्ट्ज में आएगी। फ्रीक्वेंसीज हैं बेटा, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या है ये f1 माइनस ऑफ f2 वाली वैल्यूज। ठीक है, चलिए तो लुकिंग एट द ऑप्शन, आपके पास बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ आ जाएगा 200 √3 हर्ट्ज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, a collimated beam of charged and uncharged particles is directed towards a hole marked P on a screen as shown below. If the electric and magnetic fields as indicated below are turned on, only particles with speed e/v, okay, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पे क्यू ही नीचे की तरफ लगेगा, और कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसे निकालते हैं हम लोग, FB इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। ठीक है, V है मेरे पास I कैप डायरेक्शन में, और ये है मेरे पास K कैप डायरेक्शन में, तो ये किस तरफ लगेगा माइनस ऑफ J कैप डायरेक्शन में, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इस तरफ लगेगा। तो क्या कोई चार्ज पार्टिकल कभी भी यहाँ से पास हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया इसलिए हम पॉजिटिव मानेंगे। चलिए ऑप्शन की बात करें, ओनली पार्टिकल्स विद स्पीड e/v विल गो टू द होल, नहीं। ओनली चार्ज पार्टिकल्स विद स्पीड p, नहीं, चार्ज पार्टिकल जा ही नहीं पाएंगे। ओनली न्यूट्रल पार्टिकल्स, यस, न्यूट्रल पार्टिकल्स पे ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसलिए वो चले जाएंगे। ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद स्पीड e/v एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स विल गो थ्रू p, तो देखो पॉजिटिवली चार्ज नहीं, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। An engine runs between a reservoir at temperature 200 Kelvin and a hot body which initially is at a temperature of 600 Kelvin. ठीक है, क्या बोला गया, if the hot body cools down to a temperature of 400 Kelvin in the process and the maximum amount of work that can be done is, okay, तो हमें पता है efficiency जो होता है वो work done upon Q होता है, यानी work done की वैल्यू eta into Q है, करेक्ट। और हमें पता है कि जो Q होता है वो क्या होता है C into dt इंटीग्रेशन, करेक्ट ना। यहाँ पे C की वैल्यू क्या रखी है, हीट कैपेसिटी रखी है बॉडी की 1 जूल पर केल्विन। तो अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूँ, या छोड़ो अभी इसको छोटा सा टाइम के लिए लिख देता हूँ डी की वैल्यू, है ना। तो अगर मैं इसको वर्क डन लिखना चाहूँ तो वर्क डन क्या लिखूंगा, टोटल निकालना है वो तो इंटीग्रेशन ही लिखूंगा, चलो क्या फर्क पड़ता है, एफिशिएंसी इनटू ये जो Q है हमारे पास विच इज C इनटू dt, करेक्ट। कहां से कहां तक है भैया, ये है हमारे पास 600 था इनिशियली, से गया कहां तक 400, ये टेंपरेचर कम हो रहा है इसलिए dt का नेगेटिव आएगा। और एफिशिएंसी जो है दैट इज गिवन बाय 1 - T2 अपॉन T1।
अब T1 चेंज हो रहा है लेकिन T2 तो फिक्स्ड है, यानी 1 माइनस 200 अपॉन T, करेक्ट। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं उसको। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ऑफ 200 बाई टी इंटू डी टी, और सी की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से आ जाएगा 600 डिवाइड बाय से 400। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट माइनस ऑफ 200, ठीक है ना, माइनस ऑफ 200 एल, ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे एल के अंदर भी वैल्यू रखे थे हम 400 डिवाइड बाय 600। तो ऑन सॉल्विंग व्हाट विल आई गेट 200 1 प्लस ln 3/2। देख लो क्या इतना समझ में आ गया, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। लुकिंग एट दिस, ऑप्शन ए becomes wrong, C becomes wrong, B is correct and D becomes wrong, hence the final answer is option B। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ क्लॉक टावर, घंटाघर, जो हम घंटाघर होता है ना, बड़ी सी घड़ी लगी होती है, उसकी बात कर रहे हैं, देहरादून में लगी हुई है, इज फेमस फॉर द साउंड ऑफ इट्स बेल। ओके, बहुत दूर तक सुनाई देती है इसकी साउंड, अप टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी 8 किलोमीटर अवे, यानी जहां पे घंटाघर लगा है उससे 8 किलोमीटर दूर तक साउंड सुनाई दे रही है। Let the intensity of this faint sound be 30 decibels. The clock is situated 80 meter high. The intensity at the base of the tower is okay. तो अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि पावर जो होती है उसके साथ अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी, करेक्ट। मैं कह देता हूं कि इंटेंसिटी 8 किलोमीटर दूर पे कुछ I1 होगी, कहां पे 8 किलोमीटर दूर पे, और इंटेंसिटी जो 80 मीटर नीचे जस्ट एट द फुट ऑफ द घंटाघर है वो कुछ I2 होगी 80 मीटर्स नीचे, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बीटा 1 इज इक्वल टू 10 log 10 I1 अपॉन I0, करेक्ट। और सिमिलरली क्या मैं ऑल्सो आई कैन राइट डाउन कि 10 log 10 I2 अपॉन I0, करेक्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे पता है कि बीटा 2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि घंटाघर के पास ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी। सो कैन आई राइट डाउन बीटा 2 minus of beta 1 is equal to 10 log 10 I2 upon I1। अब क्योंकि पावर तो सेम है भाई, तो कैन आई राइट डाउन कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख सकता हूँ 10 log 10 पावर अपॉन 4 पाई सेकेंड वाला 80 मीटर वाला, तो 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय P अपॉन 4 पाई 8000 वाला का स्क्वायर, करेक्ट। P और 4 पाई are constants, they can be easily cancelled out। बीटा 2 मुझे निकालना है, लेकिन बीटा 1 तो क्वेश्चन में गिवन है ना 30 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log 10, और यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा बस 10 टू द पावर 4 which gives me 40। so बीटा 2 is equal to 40 plus 30 which on solving comes out to be 70 decibels, ठीक है। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा, hence the correct answer is option बी, ठीक। चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। So an initially uncharged capacitor C is being charged by a battery of EMF E through a resistance R up to the instant when the capacitor is charged through potential E by 2. The ratio of work done by the battery to the heat dissipated in the resistor is given by। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें क्या पता है, एक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है C, ठीक है भाई, उसको मैं किसी बैटरी से चार्ज कर रहा हूं और साथ में एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, इसका कैपेसिटर मान लेते हैं C, और इस बैटरी का EMF गिवन है हमें E। हमें निकालना क्या है कि जब ये कैपेसिटर E/2 तक चार्ज हो जाएगा तब हमें बताना है कि द वर्क डन बाय द बैटरी टू द हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब ये कैपेसिटर E/2 तक चार्ज हो जाएगा तो उस समय पे जो भी बैटरी से एनर्जी खर्च हुई होगी, निकली होगी, वो एक तो कैपेसिटर में गई होगी और एक किसमें गई होगी, रेजिस्टर में गई होगी। सो कैन आई से कि जब पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर V/2 हो जाएगा तो उस पे जो भी चार्ज है इनटू क्या होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, यानी Q अपॉन C हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं जो चार्ज निकलेगा, जो चार्ज कैपेसिटर के पास पहुंचेगा वो होगा CV/2। क्या इतनी चीज एकदम क्लियर है? तो क्या जो एनर्जी कैपेसिटर के पास जमा होगी वो होगी हाफ ऑफ CV स्क्वायर व्हिच वुड गिव मी हाफ ऑफ C इनटू क्वेश्चन में E दे रखा है सिंबल, तो आई वुड बी यूजिंग E ओवर हियर, मैंने V यूज कर दिया। तो E/2 का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, CE स्क्वायर बाय 8। क्या यहां तक एकदम क्लियर है? अगर यहां तक एकदम क्लियर है तो क्या मैं कह सकता हूं जो वर्क डन बैटरी ने किया होगा
वो होगा चार्ज Q इंटू V, जो कि बराबर होगा C E by 2 इंटू E के, विच इज इक्वल टू C E स्क्वायर बाय 2। करेक्ट। और मैं कहता हूं जो हीट डिसिपेट होगी, जो भी हीट डिसिपेट होगी इन रेजिस्टर, वो होगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, विच इज इक्वल टू C E स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3 by 8। करेक्ट। नाउ एज पर व्हाट इज आस्क्ड टू मी इन द क्वेश्चन, क्या मैं कह सकता हूं या क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां पे मुझसे पूछा गया है वर्क डन बाय बैटरी यानी WB अपॉन हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, क्या हो जाएगा ये C E स्क्वायर बाय 2 अपॉन 3 by 8 C E स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 by 3। ठीक है। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Consider a sphere of radius r with uniform charge density and total charge q. The electrostatic potential distribution inside the sphere is given as phi r is equal to this much. Note that the z of the potential is at infinity. The value of a, b, c is. अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि Vr की जो वैल्यू होती है वो होती है k, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? k क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको अगर हम कंपेयर करें विद द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि a, इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूं, मैं कहता हूं k क्यू अपॉन r इज इक्वल टू 3 by 2 r, या r को हम बाहर छोड़ के आ रहे हैं, माइनस ऑफ r स्क्वायर अपॉन 2r, या इसको भी थोड़ा ढंग से लिख देते हैं 1 by 2 इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या बाय दिस रिलेशन और रादर बाय कंपेयरिंग दीज रिलेशंस कैन आई से a की वैल्यू 3 by 2 है, b की वैल्यू माइनस ऑफ हाफ है एंड c की वैल्यू 2 है। देख लीजिए भाई, अगर ये समझ में आ गया तो वी आर इन अ गुड पोजीशन टू एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन। सो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल शोन बिलो in the figure is 50%. Okay, क्या क्या कंसीडर करता है? आइसोबारिक, एडियाबैट एंड आइसोथर्म। The ratio x between the highest and the lowest temperature attained in the cycle OB is okay. तो क्योंकि आइसोथर्म है तो हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर हो गया T1, इसका टेम्परेचर हो गया T1 और इसका टेम्परेचर हो गया T2। ठीक। अब हमें क्या बोला गया कि x क्या है? x है द रेशियो बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो कौन सा हाईएस्ट है? T1 की T2? ऑफ कोर्स T2 हाईएस्ट है, T2 अपॉन T1 लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब मुझसे एफिशिएंसी के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई एफिशिएंसी जो होती है वो होती है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की नेट वर्क डन अपॉन क्यू इन। अब मुझे इतना नॉलेज है कि इस एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी क्यू इन नहीं होगा। करेक्ट। इस आइसोथर्म प्रोसेस में क्यू आउट होगा, क्यू इन नहीं होगा, यानी क्यू रिलीज होगा बट क्यू इनपुट नहीं होगा। इस आइसोथर्म में, आइसोबारिक के अंदर क्यू इन होगा। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं कि भाई क्यू इन जो होगा वो होगा n इंटू Cp इंटू T2 माइनस ऑफ T1। क्या इतना समझ में आया? ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं रिगार्डिंग वर्क डन की। तो वर्क डन दो प्रोसेस के कारण होंगे, एक होगा आइसोबारिक प्रोसेस के कारण, एक होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण, और एक होगा तीन के कारण आइसोथर्मल प्रोसेस के कारण। तो पहले आइसोबारिक की बात करता हूं। आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट यानी क्या लिखूंगा मैं? वर्क डन n Cv डेल्टा T, so n R into T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है। अब मैं बात करता हूं एडियाबैटिक में वर्क डन की। तो एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होगा? माइनस टाइम्स इंटरनल एनर्जी का चेंज। ठीक है भाई, सो माइनस टाइम्स इंटरनल एनर्जी का चेंज। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? n Cv T1 माइनस ऑफ T2। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? इट इज प्लस ऑफ nRT1 ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या फिर P इनिशियल बाय P फाइनल, ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं P1 अपॉन P2। बताया भाई, क्या यहां तक कोई भी दिक्कत? अब मुझे पता है कि P1 छोटा है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा, तो मुझे तो सोचना नहीं पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा, चलो ठीक है अगले स्टेप में लिख लेते हैं इसको, इस इंपॉर्टेंट चीज को अगले स्टेप में लिख लेते हैं। सो इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो वर्क डन है उसके अंदर अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो कैन आई राइट डाउन
this as n times Cp into T2 minus of T1। और मैं एक चीज और ध्यान से देखना चाहता हूं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, सॉरी कौन सा वाला प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, सो कैन आई राइट डाउन कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मैं कुछ काम की चीजें कर सकता हूँ। चलो ठीक है, बता कैसे लिखते हैं। सो प्लस एन आर T1 ln ऑफ P1 अपॉन P2, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, P1 अपॉन P2 को सॉरी P1 अपॉन P2 को मैं लिख देता हूँ PV इज इक्वल टू nRT होता है। यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही सही, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P1 अपॉन P2 रहने देते इसको। अब दिमाग लगाओ आप किस चीज के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। क्या मैं कह सकता हूँ इन द प्रोसेस एडियाबैटिक, यहाँ पर भी प्रेशर जो है वो P1 है, सॉरी P2 है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो है P1। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ P इंटू 1 माइनस ऑफ गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसको ढंग से और लिख दूं, मैं क्या कह सकता हूँ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन क्या लिखेंगे, गामा माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ T1 बाई T2। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या समझ में आया? अब अगर समझ में आ गया, सो कैन आई राइट डाउन दिस एज NCP T2 minus of T1 plus n times gamma R upon gamma minus 1 into T1 into ln of T1 by T2। देख लो भाई, क्या यहां तक एकदम क्लैरिटी है? अगर यहां तक एकदम क्लैरिटी, तो क्या अब मैं एफिशिएंसी लिख सकता हूं? इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। P इनिशियल बाय P फाइनल, सब कुछ सही है यहाँ पे, P इनिशियल बाय P फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं कि भाई एफिशिएंसी है हाफ, विच इज इक्वल टू W बाय Q, विच इज इक्वल टू NCP। ये क्या लिखा है, ये CP, ठीक है। इन ब्रैकेट्स इट इज T2 माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ T1 ln ऑफ T2 बाय T1। देख लो यहां तक समझ में आएगा। होल अपॉन नीचे क्या लिखा है, n ऑफ Cp इंटू T2 माइनस ऑफ T1, या n ऑफ Cp खत्म। सो ऑन सॉल्विंग अब क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स T2 माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ T1 ln ऑफ T2 बाय T1 इज इक्वल टू T2 माइनस ऑफ T1, करेक्ट। अब नॉर्मल सी बात है, इसको मैं हटा के खत्म कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ 0 और यहाँ पर डाल दो, ठीक है। अब मैं पूरी इक्वेशन को T1 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसको टुवर्ड्स आर से लेके जा रहा हूँ, तो क्या ये ऐसा कुछ बनना चाहिए? देख लोगे, ठीक है। तो कैन आई राइट डाउन दिस एज x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू ln ऑफ x। देख लीजिए, क्या यहां तक कोई भी दिक्कत? 2 टाइम्स ln x होगा ना यार ये, सो 2 टाइम्स ln x के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर भी आएगा। फटाफट देखो एक बार, देखो तो क्या क्या हमने, अच्छा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। सो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, आई गेट दिस एज x minus of 1 is equal to ln of x square, which can be further written as x square is equal to e की पावर x minus 1, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। Looking at the options, A गलत, C गलत, B सही and D गलत, hence the final answer is option B, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A right angle isosceles prism is held on the surface of a liquid composed of immiscible solvents A and B of refractive indices Na is equal to 1.5 and Nb is equal to 1.3. The refractive index of prism is Np is equal to 1.5 and that of the liquid is given by this expression, ठीक है। हमें क्या बोला गया, if theta seems the critical angle of prism liquid interface, the plot which best represents the variation of the critical angle of the percentage of the solvent is, ठीक है।
हमें सॉल्व करना है उसको। तो क्या मैं कहता हूँ क्रिटिकल एंगल की बात करी जा रही है, तो क्या मैं कहूंगा कि n ऑफ l इंटू साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू n ऑफ अपने पास क्या दे रखा है प्रिज्म इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। देख लो मैं यहाँ पे टीआईआर की इक्वेशन लगा रहा हूँ डिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है ना। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ थीटा सी is equal to NL upon NP, or rather can I write down critical angle is equal to sin inverse NL की वैल्यू क्या है CA NA, CA यानी constant, NA यानी 1.5 plus of 1 minus of CA again constant but NB is 1.3 divided by कितना लिखूं 1.5, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ग्राफ चूज करने हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमें दो तीन चीजें पता है। हमें क्या पता है, हम जा सकते हैं CA की वैल्यू 0 रख के थीटा सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक और ऑप्शन है हमारे पास CA की वैल्यू 0.5 रख के थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे CA की वैल्यू थीटा 0 रखना चाहते हैं, तो जैसे ही हम 0 रखते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 13 अपॉन 15, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 69 डिग्री के अप्रॉक्स आए, यानी एट 0 इट इज हैविंग अ नॉन जीरो वैल्यू। तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो नेगेटिव में जा रही है, करेक्ट। अब इन दोनों में से भी यहाँ पे 60 से चालू हो रही है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 69 से चालू हो रही है इसलिए सही हो जाएगा। हेंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सीधा ग्राफ तो हो भी सकता, साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Instead of angular momentum quantization, a student posits that energy is quantized as E is equal to minus of E naught by n, where n is a positive integer. Which of the following options is correct? ठीक है भाई, तो क्या हमें पता है कि एनर्जी जो है वो है माइनस ऑफ E naught by n। अब एनर्जी जो होती है वो तो हमें पता है किस तरीके से होती है भाई, माइनस ऑफ K इंटू ZE इंटू E अपॉन ऑफ 2R, इस तरीके की फॉर्म में होती है। तो क्या इस तरीके से फॉर्म से मैं कह सकता हूं कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, और अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एनर्जी है मेरे पास हाफ ऑफ mv स्क्वायर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट बाय n है, इंप्लाइज V इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n। तो मेरे पास एक V का रिलेशन आ गया, एक R का रिलेशन आ गया। क्या इससे मैं ओमेगा के बारे में भी कमेंट कर सकता हूं कि V जो है वो है अंडर रूट n के हिसाब से और R जो है वो है n के हिसाब से, करेक्ट और नॉट, बताइए भाई, क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 बाय n की पावर 3/2, और जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूँ तो वो कितना होता है m इंटू वी इंटू आर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n, ठीक है भाई। तो एक आ गया, दूसरा आ गया, चारों ऑप्शन निकाल लिए मैंने। रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पे R आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट n, गलत हो गया। V गलत हो गया, एंगुलर स्पीड गलत हो गया, एंगुलर मोमेंटम यस सही हो गया। तो हेंस ऑप्शन डी बिकम्स द फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अ मोनोक्रोमैटिक बीम जिसकी लाइट इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मटेरियल्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड n2, एंड n1 is greater than n2 and is a critical angle. Okay, theta c is a critical angle. Then which of the following statement is not true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे n1 बड़ा है, यानी ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, तो कभी भी TIR तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेंसर से रेयर में TIR होता है, करेक्ट। अब मुझे क्या बोला गया कि θ1 और θ3 अगर बराबर हैं सभी वैल्यूज के θ1 के सभी वैल्यूज के बराबर होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है एंगल रिफ्लेक्शन लग रहा है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये हमेशा इक्वल होंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, डेंसर हो चाहे रेयर हो, ये सही हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। cos θ2 is imaginary for θ1 greater than θ3, तो अब ये क्या कर रहा है, θ1 अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो cos θ2 इमेजिनरी हो सकता है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे TIR तो होगा ही नहीं, ये तो रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। θ1 अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए θ2 0 हो जाएगा, इम्पॉसिबल अगेन, क्यों, क्योंकि ये TIR हो ही नहीं सकता। cos θ3 is imaginary θ1, अगेन वापस से TIR की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, B C D, क्यों हो गए, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, गलत आंसर पूछे थे, ठीक है।
चलिए आगे की बात करते हैं। The intensity of light from continuously emitting laser source operating at 638 nanometer wavelength is modulated at 1 gigahertz. The modulation is done by momentarily cutting the intensity of a frequency of 1 gigahertz. What is the farthest distance apart two detectors can be placed in the line of the laser light so that they can see the portions of the same pulse simultaneously? अब हमें यहाँ पे क्या समझना है? हमें यहाँ पे समझना है कि उसको एक साथ देखनी चाहिए simultaneously. इसका मतलब एक पल्स जो आ रही है उसके बाद जो अगली पल्स आए वो एग्जैक्टली इक्वल टाइम ड्यूरेशन के साथ चले, यानी उसका जो टाइम लिमिट होगा वो 1 बाय फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी करना चाहिए। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच में वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड गिवन है क्या? हाँ बिल्कुल, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन टाइम 1 बाय f। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 3 × 10 to the power 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? गीगाहर्ट्ज 10 to the power 9 इतना मीटर, यानी कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर, which on solving according to the options becomes 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A conducting rod with a resistor of resistance R is pulled with a constant speed V on a smooth conducting wheel as shown in the figure. A constant magnetic field is directed into the page. If the speed of the bar is doubled, by what factor does the rate of heat dissipation across the resistors? अब हमें पता है जो rate of heat dissipation across the resistor होगा वो होगा I2R, और I क्या होगा? या फिर इसको V2/R भी लिख सकते हैं, करेक्ट? अब यहाँ पे जो V होगा वो क्या होगा? V होता है मेरे पास B into velocity into length of the rod जो कि मूव कर रही है अपॉन R, और इसका स्क्वायर है मेरे पास। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हीट डिसिपेटेड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस तेजी से? स्क्वायर के, किस तेजी से ये रॉड मूव कर रही है। अब हमें क्या बोला गया? इफ द स्पीड ऑफ द बार इज डबल, यानी स्पीड को डबल कर दिया गया, तो हीट डिसिपेटेड क्या होगा? अरे हीट 4 गुना हो जाएगी। देखिए H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, यानी H अपॉन ऑफ H2 इज इक्वल टू V अपॉन 2V का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट? H2 is equal to 4 times H। 4 गुनी हो गई। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, इस तरीके का एक्सप्रेशन यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन आ गया। P प्रेशर है, D डेंसिटी है, S सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो हम T लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमसे प्रेशर की बात कर रहा है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mL/T-2, यहाँ पे हो जाएगा mL-1T-2 की पावर कितनी है? A। फिर D क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू mL-3 टू द पावर B। और क्या दे रखा है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ विच इज इक्वल टू mT-2 की पावर C। करेक्ट? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि A प्लस B प्लस C 0 होना चाहिए, माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 3B भी 0 होना चाहिए, और माइनस ऑफ 2A माइनस ऑफ 2C किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशंस है हमारे पास। इस रिलेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो आफ्टर दैट यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो A और C का ऑपोजिट साइन होगा, A और B का भी ऑपोजिट साइन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी? A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, B इज इक्वल टू 1/2 एंड C इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। लुकिंग एट द ऑप्शंस, A गलत, C गलत, B गलत और D सही हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो एक बार वेरीफाई भी कर लो। देखो इसको, सो माइनस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ 2B ये सही हो जाएगा, माइनस ऑफ C इसके साथ सही हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रियल इमेजेस फॉर्म्ड फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, रियल इमेजेस कैन बी सीन ओनली इफ द इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन टू स्क्रीन। अच्छा, अगर इमेज को मैं स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो क्या मैं देख नहीं सकता? क्या बिल्कुल गलत बात, तभी मैं देख सकता हूं। द रियल इमेजेस कैन बी सीन ओनली फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लेंस। नहीं, अगर मैं ऑपोजिट साइड होऊंगा तभी तो ये रिफ्रैक्टेड रेज को मैं देख पाऊंगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। Real images produced by converging lenses are not only laterally but also longitudinally inverted। नहीं, ये हो जाएगा laterally inverted होगी सिर्फ। ठीक है, तो hence सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। A zinc ball of
radius r is equal to 1 centimeter is charged to a potential of 0.5 volt. The ball is illuminated by monochromatic ultraviolet light with a wavelength of 290 nanometer. The photoelectric threshold of zinc is 332 nanometer. यानी मेरे को वर्क फंक्शन देने की बात कर रहा है. The potential of ball after prolonged exposure of UV is. अब हमें पता है कि by Einstein's equation this kinetic energy is equal to h mu minus of phi, which can be written as 1240 upon, क्या लिखूंगा भाई, ये लिखूंगा मैं, कितनी लाइट गई 290 से, माइनस 1240 अपॉन 332. इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये क्या है EV, यानी कितना वोल्टेज हो जाएगा इसका, प्लस ऑफ 0.54 वोल्ट. इतना वोल्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और नहीं निकल पाएंगे. तो पहले से जो चार्ज है उसके बाद इतना वोल्ट होने के बाद नहीं निकल पाएंगे, तब तक निकलते रहेंगे. तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा. हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. अच्छा, अगला क्वेश्चन अपने पास. A source simultaneously emitting light at two wavelengths, 400 nanometer, okay, so 400 nanometer and 800 nanometer is used in wide AC. If the intensity of light at the slit for each wavelength is I0, then the maximum intensity that can be observed at any point on the screen is, okay, so if this is the screen, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि वाइड एसी है सेटअप. ठीक है, वाइड एसी के अंदर हमने दो लाइट्स डाली, एक है 1 और एक है 2. अब हमें पता है कि इस लाइट के कारण वाइड एसी की स्क्रीन पे सेटअप के अंदर हमारे पास मैक्सिमास बनते हैं और मिनिमास बनते हैं. अगर दोनों की इंटेंसिटी I0 है तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, 4 I0 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है. सिमिलरली इसकी भी 4 I0 हो सकती है और इसकी 0 हो सकती है. अब क्योंकि ये स्केलर की तरह काम करती हैं तो जिस जगह पे दोनों के मैक्सिमम बन जाएंगे, क्या वहां पे दोनों की इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगी. यानी इस पूरे सिस्टम के अंदर मैक्सिमम जो बनेगा वो बनेगा 8 I0 का, विच इज बेसिकली द सम ऑफ maximum intensities of 400 nanometer and 800 nanometer. और मिनिमम क्या होगा, वो 0 होगा. अब डिपेंड करेगा वो कैसे बनता है, उसके निकालने के फॉर्मूले हमें पता है. ठीक है ना. तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा. हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, चलिए तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं. आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसको लाइक करिए, शेयर करिए. बहुत अच्छे से वीडियोस यहाँ पे आते हैं और डेली अपडेट और ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से इसके अंदर अपडेट हो रहे हैं वीडियोस. तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके. थैंक यू.